नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक कहानी है जो हमारे एक सब्सक्राइबर रवि ने भेजी है। ये कहानी हमें ले जाती है 2013 में ओडिशा के एक गांव कंजियापाल। और ये कहानी है तरुण नाम के एक लड़के की। हाँ, जिसकी एक प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक होता है कि उसे समझने के लिए हमें हकीकत और शायद हकीकत से परे भी झांकना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें पारिवारिक दबाव है। एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ प्यार पर जादू टोने का शक हावी हो जाता है। और फिर एक बेरहम हत्या। हाँ, पर कहानी वहां खत्म नहीं होती। असल में हत्या के बाद जो होता है वो इस मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। हमारा स्रोत मरून फाइल्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पर साझा की गई यही सच्ची कहानी है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत खोलते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानी रिश्ते, विश्वास और डर आखिर किस हद तक जा सकते हैं। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है तरुण, वो रवि का चचेरा भाई था। बैंगलोर से ग्रेजुएशन करके लौटा एक नौजवान कोलकाता में अपने परिवार की मिठाई की दुकान संभालता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसका अपने गांव कंजियापाल आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। और यहीं उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। गांव में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, और ये कोई हल्का फुल्का आकर्षण नहीं था। नहीं, स्रोत के मुताबिक ये रिश्ता उस पर इस कदर हावी हो गया था कि उसका काम से, दुकान से सबसे ध्यान हट गया। बिल्कुल, वो हर 3-4 दिन में कोई ना कोई बहाना बनाकर कोलकाता से गांव भाग आता था, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही वो लड़की बन गई हो। और परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। जाहिर है, वो देख रहे थे कि उनका बेटा बदल रहा है, कारोबार से दूर हो रहा है। लेकिन एक सवाल है, क्या स्रोत ये बताता है कि परिवार को वो लड़की इतनी नापसंद क्यों थी? क्या कोई सामाजिक स्तर या जाति का मामला था? स्रोत में इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में अक्सर सामाजिक या आर्थिक वजह ही होती हैं। सही बात है। हो सकता है परिवार को लगता हो कि लड़की या उसका परिवार तरुण का एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है, और ये शक बाद में तरुण के मन में भी आया। तो परिवार का विरोध बहुत सख्त था। हाँ, और जब समझाने बुझाने से कोई बात नहीं बनी, तो तरुण की मां ने वो रास्ता अपनाया जो अक्सर लोग हताशा में अपनाते हैं। वो एक बाबा के पास चली गई। बिल्कुल, गांव के पास ही एक हनुमान भक्त बाबा थे, और यहाँ से कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। बाबा ने इस पूरी स्थिति को एक नया ही एंगल दे दिया। उसने कहा कि ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है। मतलब लड़की के परिवार ने तरुण पर कुछ करवा दिया है। अरे, सीधे सीधे जादू टोने का आरोप। हाँ, बाबा का दावा था कि गांव में एक जागर होता है जो रात भर पूजा चलती है। उसी दौरान तरुण को मिठाई में कुछ मिलाकर खिला दिया गया है। अच्छा। और वो अब पूरी तरह से उस लड़की के वश में है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प है। परिवार के लिए ये मानना शायद ज्यादा आसान था कि उनके बेटे पर किसी ने जादू कर दिया है, बजाय ये मानने के कि उनका बेटा अपनी मर्जी से इतना बदल गया है। सही बात है। ये उन्हें स्थिति पर नियंत्रण का एक भ्रम भी देता है कि अगर कोई बाहरी असर है तो उसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल, और बाबा ने इसका उपाय भी बताया। 1 महीने तक पूजा और मंत्रों से अभिमंत्रित मिश्री तरुण को खिलानी होगी। और हैरानी की बात यह है कि ये काम कर गया। हाँ, तरुण की माँ किसी तरह उसे 1 महीने के लिए गांव ले आई और रोज उसे वो मिश्री खिलाती रही। और 1.5 महीने के अंदर ही तरुण का व्यवहार बदलने लगा। उसने उस लड़की से दूरी बना ली, यहाँ तक कि परिवार ने जब उसकी शादी कहीं और तय करने की बात की तो वो मान भी गया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। जबरदस्त। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच में उस मिश्री का असर था या फिर 1 महीने तक परिवार के बीच रहने, उनकी चिंता देखने और उस भावनात्मक दबाव का नतीजा था? ये कहना तो मुश्किल है। हो सकता है ये एक प्लेसिबो इफेक्ट हो, जहां विश्वास ही दवा का काम कर जाता है। या ये भी हो सकता है कि इतने दिनों तक परिवार के साथ रहने पर उसे उनकी बात समझ आ गई हो। वजह जो भी हो, रिश्ता टूट गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रिश्ता टूटने के बाद एक और परत जुड़ गई, पैसे की। हाँ, लड़की के असर से बाहर आने के बाद तरुण के अपनी डायरी देखी, जिसमें वो अपने खर्चे लिखता था। और तब उसे एहसास हुआ कि उसने उस रिश्ते पर कितना पैसा लुटा दिया है। और यहीं पर प्यार का नशा उतरा और धोखे का एहसास जागा। बिल्कुल, उसे लगा कि उसे ठगा गया है, उसका इस्तेमाल हुआ, और गुस्से में वो अपने पैसे वापस मांगने लड़की के घर पहुंच गया। जिस पर उसके माँ बाप ने उसे बहुत डांटा भी कि अब ये सब करने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन पैसे खोने का मलाल तरुण के मन में घर कर गया था। अब ये मामला सिर्फ टूटे दिल का नहीं रहा था,
ये पैसे और इज्जत का बन गया था। और इसने एक दुश्मनी की नींव रख दी। बिल्कुल। इसके कुछ समय बाद गांव में 5 दिनों का वार्षिक मेला लगा। मेले के तीसरे दिन रात में प्रवचन चल रहा था। पूरा गांव वहीं था। तभी तरुण को एक फोन आया। उसने रवि से कहा, एक जरूरी कॉल है, मैं अभी आता हूं। और वो वहां से चला गया। और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अगली सुबह गांव के खेतों में उसकी लाश मिली। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत के मुताबिक लाश की हालत बहुत खराब थी। हाँ, हाथ पैर टूटे हुए थे, अजीब तरह से मुड़े हुए थे और मुंह में जहर डाला गया था। ये साफ था कि ये कोई साधारण मौत नहीं, एक बेहद बेरहम हत्या थी। और हत्या को आत्महत्या दिखाने की भी कोशिश की गई थी। हाँ, लाश के नीचे एक डायरी रखी मिली जिस पर कुछ लिखा था, और लिखावट तरुण की ही थी, ताकि सबको लगे कि उसने खुद अपनी जान ली है। मतलब ये किसी बहुत शातिर दिमाग का काम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई, लेकिन पुलिस का क्या? जैसा कि अक्सर होता है, गांव की आपसी राजनीति, शायद कुछ दबाव, केस को दबा दिया गया। कोई ढंग की जांच नहीं हुई। और तरुण के माता पिता, वो तो अपने बेटे को खोने के गम में इतने टूट चुके थे कि उन्होंने भी हिम्मत हार दी। उन्होंने कहा कि केस लड़ने से हमारा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा। ये हमारे सिस्टम की एक दुखद सच्चाई है। बिल्कुल। और यहां से जब इंसानी न्याय का रास्ता बंद हो जाता है, तब कहानी एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी दिशा में मुड़ जाती है। तरुण के अंतिम संस्कार की शाम को ही पहली घटना हुई। हाँ, उसके 2 रिश्तेदार थे जो पास के गांव के थे। वो अंतिम संस्कार से पैदल लौट रहे थे। और उनका रास्ता उसी खेत के पास से गुजरता था जहां तरुण की लाश मिली थी। अंधेरा हो रहा था। जैसे ही वे उस जगह के पास पहुंचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। आवाज कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे पानी पिलाओ, मेरी मदद करो। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई और होगा, पर जब आवाज दोबारा आई तो उनके होश उड़ गए। ये तरुण की आवाज थी। हाँ, वो इतने डर गए कि रास्ता छोड़कर जंगल में भागे और वापस मेले वाली जगह पहुंचे। अब देखिए, मनोविज्ञान में इसे ग्रीफ इंड्यूस्ड हैलुसिनेशन भी कह सकते हैं। मतलब गहरे शोक से पैदा हुआ वहम। हो सकता है किसी अपने को खोने के तुरंत बाद ऐसा होना बहुत आम है, लेकिन इस कहानी में ये घटना आगे होने वाली बातों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर देती है। हाँ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। तरुण अविवाहित था तो रिवाज के मुताबिक 7 दिनों तक उसकी रस्में चली। और इस दौरान रोज उसके कमरे में खाना रखकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता था। एक सामान्य रस्म है आत्मा की शांति के लिए। लेकिन चौथे दिन से चीजें बदलने लगीं। हाँ, सुबह जब कमरा खोला जाता तो दाल सब्जी जमीन पर बिखरी मिलती और चावल की हांडी गायब होती। ये रोज होने लगा। फिर रात में उस बंद कमरे के अंदर से बर्तन से खाने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई सच में अंदर बैठकर खा रहा हो। एक रात परिवार ने छिपकर देखने का फैसला किया। और जब देर रात आवाजें बंद हुईं, तो वे बाहर निकले। और जैसे ही वे बाहर आए, बंद कमरे के अंदर से एक आवाज आई। क्या? आवाज ने कहा, क्या तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दोगे? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। इस पॉइंट पर तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। परिवार को यकीन हो गया कि तरुण की आत्मा घर में है ही। इसके बाद घटनाएं घर के पिछवाड़े में होने लगी। वहां एक छोटा जंगल था। रवि की माँ को एक रात वहां एक बड़ा गुर्राता हुआ जानवर दिखाई दिया। ऐसा 2-3 दिन हुआ। तब रवि की दादी, जो मान चुकी थीं कि ये तरुण की आत्मा ही भटक रही है, एक रात पिछवाड़े में गई और जोर जोर से गालियां देने लगी। गालियां? ये कैसा तरीका है? ये एक तरह का लोक विश्वास है। कुछ समुदायों में माना जाता है कि ऐसा करने से भटकी हुई आत्मा या बुरी नजर चली जाती है। और अजीब बात यह है कि उसके बाद वो जानवर दिखना बंद हो गया। हाँ, लेकिन छत पर किसी के दौड़ने की आवाजें, आंगन में किसी के झांकने का एहसास, ये सब चलता रहा। परिवार एक लगातार डर के साए में जी रहा था। 1 साल तक। फिर अगले साल जब गांव में दोबारा मेला लगा तो परिवार की मुलाकात बाहर से आए एक सिद्ध पंडित से हुई। पंडित ने घर में कुछ अनुष्ठान किए जिसे घर बांधना कहते हैं। अच्छा। एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। उसने तरुण की समाधि पर भी पूजा की और इसके बाद घर में सब कुछ शांत हो गया। बिल्कुल। परिवार ने सोचा कि चलो अब तरुण की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। हाँ, अनुष्ठान के करीब 1 महीने बाद कुछ लड़के तरुण की समाधि के पास खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का अचानक तरुण की समाधि पर लेट गया और उसने अपने हाथ पैर ठीक उसी तरह मोड़ लिए जैसे तरुण की लाश मिली थी, टूटे हुए और मुड़े हुए। ये देखकर बाकी लड़के डरकर गांव की तरफ भागे। जब तरुण के पिता और चाचा वहां पहुंचे तो वो उस लड़के की हालत देखकर सब समझ गए। तरुण के पिता ने कहा, तरुण तुम हो ना, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? और ये सुनते ही
वो लड़का उठकर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, मुझे पानी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूं। ये तो वही पुकार थी जो उन दो रिश्तेदारों ने सुनी थी। बिल्कुल वही। ये सुनते ही तरुण के पिता दौड़कर एक बाल्टी पानी लाए और उस लड़के ने 2 मिनट में पूरी बाल्टी पी ली। सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी, अपने बेटे की आत्मा को एक दूसरे लड़के के शरीर में देखना, वही बातें कहते हुए सुनना। इसके बाद तरुण के पिता ने पूछा, अगर तुम ही हो तो बताओ उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें किसने मारा? और तब उस लड़के के जरिए तरुण की आत्मा ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उस रात 4 नकाबपोश लोगों ने उसे रोका, उसके मुंह पर गमछा बांधा और उसे बुरी तरह पीटा। उसके हाथ पैर तोड़े और खेत में फेंक दिया। उसने कहा कि वो उनके चेहरे नहीं देख पाया क्योंकि वो ढके हुए थे। यहाँ पे कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंचती है जहाँ विश्वास और तर्क सब धुंधला जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा का आना या पोजेशन अक्सर उन समाजों में एक जरिया बनता है जहां दबी हुई सच्चाई को सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो लड़का अनजाने में गांव में चल रही कानाफूसी और सामूहिक चिंता को ही आवाज दे रहा हो। लेकिन परिवार के लिए ये कोई मनोवैज्ञानिक घटना नहीं थी, उनके लिए ये सबूत था। उन्हें वो जवाब मिल गए जो कानून और पुलिस उन्हें कभी नहीं दे पाई। बिल्कुल। इसके बाद परिवार ने उसी पंडित से संपर्क किया। पंडित ने लड़के के लिए एक ताबीज और चांदी का हनुमान लॉकेट दिया, जिसे पहनने के बाद वो सामान्य हो गया। हाँ, परिवार को हमेशा शक था कि ये हत्या लड़की के परिवार वालों ने ही करवाई की, लेकिन इस खुलासे के बाद भी कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर सकते थे। सबूत कहाँ था? तो ये कहानी एक प्रेम संबंध से शुरू हुई, जो पारिवारिक दबाव, हत्या और फिर एक तरह की अलौकिक अदालत में हुए खुलासे पर खत्म हुई। हत्या का राज तो खुल गया, पर हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए। यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला पहलू है। एक सच सामने आया, लेकिन वो सच कानून की किताबों में दर्ज नहीं हो सकता। तरुण की आत्मा का लड़के के शरीर में आकर सब कुछ बताना, ये वो मोड़ है जहां न्याय की एक समानांतर व्यवस्था जन्म लेती है। एक ऐसी व्यवस्था जो विश्वास पर आधारित है, सबूतों पर नहीं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब इंसानी न्याय व्यवस्था नाकाम हो जाती है, जब सबूत मिटा दिए जाते हैं और सच को दबा दिया जाता है, तो क्या सच वाकई सामने आने के लिए ऐसे असाधारण रास्ते अपनाता है? या फिर ये गहरे सदमे, अधूरे न्याय की तीव्र इच्छा और सामूहिक विश्वास से पैदा हुई एक कहानी है जो एक समुदाय को अपने जख्मों पर मरहम लगाने का एक तरीका देती है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं।